दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हरियाणा के रहने वाले जोगा सिंह जी की सच्ची घटना पर आधारित है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो आइए आज हम ये दहला देने वाली कहानी जोगा जी की जुबानी उन्हीं की नजर से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आप सभी हमारी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं, मगर उन्हें लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो कृपया आज की इस कहानी को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में हम आपका नाम लें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहानी कहां से सुन रहे हैं। आपने अब तक बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, मगर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आज की हमारी यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आपकी रूह तक कांप जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी और आपकी यह डरावनी मुलाकातें आगे भी चलती रहें और हमारी हर नई कहानी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं पिछले 27 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इतना वक्त काफी होता है यह समझने के लिए कि जब सड़क कुछ कहे तो सुन लेना चाहिए। मेरा नाम है जोगा सिंह। हरियाणा के करनाल के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी ड्राइवर थे और उनके पिताजी भी। सड़क हमारे खून में दौड़ती है, शायद इसलिए हम कभी एक जगह टिक नहीं पाए। पर उस एक रात जयपुर हाईवे पर सब कुछ बदल गया। मैं अकेला नहीं था उस शाम। मेरा खलासी बंटी भी साथ था, एक तेज मगर अंधविश्वासी लड़का, कोई 25-26 साल का। हम भारी टाइल्स लेकर भिवाड़ी से भुज जा रहे थे। अगस्त का आखिरी हफ्ता था। बरसात का मौसम खत्म होने को था। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर स्याही उड़ेल दी हो। सड़क फिसलन भरी थी। हवा में डीजल और भीगे मिट्टी की मिलीजुली खुशबू थी। ज्यादातर ढाबे या तो बंद थे या भरे हुए। हमने कोटपुतली के पास एक छोटा रास्ता पकड़ लिया। स्थानीय लोग उसे पीपली रोड कहते थे। एक सुनसान कच्चा रास्ता जो खेतों और एक भूले बिसरे जंगल के बीच से सर्प की तरह लहराता हुआ जाता था। गूगल मैप्स पर भी ढंग से नहीं दिखता। सर, लोग कहते हैं उस रास्ते पर एक पुराना ढाबा है, पर कोई रुकता नहीं, बंटी ने डरते हुए कहा। मैं हंसा। खाली सड़क पर गर्म चाय मिल जाए तो क्या बुरा है। हम मुड़ गए उस अभिशप्त रास्ते पर। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे बूढ़े लोग कानों में रहस्य फूंक रहे हों। कोहरा घना हो चला था और हवा एकदम ठंडी। तभी हमें वो दिखा। एक चमकता हुआ बोर्ड धुंध के पार टिमटिमा रहा था। गुलाब सिंह द ढाबा सिंस 1952। बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पुराना ढाबा, बांस की छत, 2 डीजल के लालटेन जंग लगे हुकों पर टंगे हुए और बगल में एक पुराना ट्रक खड़ा था। कोई और ग्राहक नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास चारपाई पर बैठा था। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ खोखला सा था। आओ पुत्र, थक गए लगदा, उसकी आवाज थी जैसे कांच टूटने की। मुझे आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं चला गया। जैसे ही मैंने ट्रक पार्क किया, कुछ अजीब सा लगा। कोई तेज या साफ चीज नहीं, बस जैसे किसी ने मेरी रूह को छू लिया हो। हवा ठहरी हुई थी, लेकिन भारी। बंटी उतरते हुए हिचका। सर, कुछ अजीब लग रहा है, हवा में भी कुछ है। थक गए हैं बंटी, एक चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं, मैंने कहा, खुद का डर छुपाते हुए। बूढ़ा आदमी ज्यादा नहीं हिला, बस चूल्हे की आग को घूरता रहा। फिर चारपाई चरमराई। वो उठा, लंबा पतला, गाल धंसे हुए, आंखें ज्यादा ही फीकी, लेकिन फिर वही मुस्कान, टीढ़ी ठंडी, जैसे दिल को चीर दे। बैठो पुत्र, गरम चाय बनाता हूं। वो रसोई की तरफ लंगड़ाता चला गया। हम एक टूटी छत के नीचे बने सीमेंट की मेज पर बैठ गए। ढाबा जैसे समय में फंसा हुआ था। 90 के दशक की पुरानी पेप्सी की होर्डिंग्स, कोनों में झूलते मकड़ी के जाले और खिड़की पर पड़ा एक टूटा रेडियो। लालटेन टिमटिमा रही थी और उसकी रोशनी में एक मक्खी घूम रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, कोई आवाज नहीं थी, ना झींगुर, ना मेंढक, ना कुत्तों की दूर की भौंक, बस खामोशी। सर, बंटी ने धीरे से कहा, देखा आपने, कोई और आदमी नहीं है यहाँ। वो ट्रक भी पुराना लग रहा है और ठंडा है। मैंने गौर से देखा, बिल्कुल सही। वो ट्रक 1980 का अशोक लेलैंड लग रहा था। जंग खाया, टायर पंक्चर। ऐसा नहीं लगता कि वो हाल ही में चला हो। बूढ़ा लौटा, 2 कुल्हाड़ों में चाय लेकर। महक अजीब थी, ना अच्छी ना बुरी, पर गलत।
जैसे बासी पत्तियां बहुत देर तक उबाल दी हों, या अगरबत्ती की राख, या कुछ और बुरा। मैंने एक घूंट लिया। स्वाद भस्म जैसा, कड़वा, सूखा, ऐसा लगा जैसे जबान पर राख चिपक गई हो। थूकना चाहता था, लेकिन शिष्टाचार में निगल लिया। अच्छी है? बूढ़ा पूछ रहा था, आंखें झपकाए बिना। थोड़ी कड़वी है, पर ठीक है, मैंने कहा। बंटी ने चाय नहीं पी, बस बूढ़े को घूरता रहा। फिर पूछा, ये ढाबा कब से चल रहा है? बूढ़ा चुप रहा, फिर सामने धुंध की ओर देखने लगा। मेरे बाप ने शुरू किया था 1952 में, तब से सब चलता आ रहा है। मतलब काफी लोग यहां रुकते होंगे? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ देखा। रुकते हैं, हर वक्त कोई ना कोई रुकता ही है, हर वक्त। उसके कहने का अंदाज मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठा गया। बंटी ने मेरी कुहनी दबाई। सर, बाथरूम पूछ लें? मैंने कहा। भाई साहब, बाथरूम मिलेगा? वो मुस्कुराया, और भी ज्यादा डरावनी मुस्कान। पीछे, लेकिन अंधेरा है, मशाल ले लो। उसने एक पुरानी केरोसिन की लालटेन थमा दी। बंटी ले गया मशाल, धीरे धीरे ढाबे के पीछे चला गया। मैं वहीं बैठा रहा, बूढ़े की आंखों से बचते हुए। तभी मैंने देखा, उसके पीछे की दीवार पर एक पुरानी सी फोटो टंगी थी। एक फिल्मी पोस्टर के पीछे आधी छिपी हुई एक फैमिली फोटो। उसी बूढ़े जैसा एक नौजवान आदमी खड़ा था, उसके साथ एक औरत और 3 बच्चे। औरत का चेहरा खुरच कर मिटा दिया गया था, और बच्चों की आंखें खाली थीं, बिना कोई भाव, जैसे जिंदा न हो। कुछ पूछने ही वाला था कि बंटी की आवाज आई, सर, सर, यहां कोई आदमी। फिर आवाज कट गई। मैं उछल कर खड़ा हो गया। बूढ़ा अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं भागा पीछे की ओर, मशाल हाथ में थरथराती। किचन के पीछे का रास्ता संकरा, घुमावदार, बैरल और टूटी बाल्टियों से भरा। वहां बाथरूम नहीं था, बल्कि एक कुआं था, पुरानी ईंटों से बना, ऊपर एक लकड़ी की पट्टी से ढका हुआ। पट्टी हिल रही थी, उसके नीचे कुछ था, कुछ चल रहा था, और बंटी गायब था। मशाल कांप रही थी, उसकी रोशनी लंबी साएं बना रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। बंटी, मैंने चिल्लाया। ओ ये बंटी, कहां गया तू? कोई जवाब नहीं, बस वो लकड़ी की पट्टी धीरे धीरे सरक रही थी। मैं झुककर एक टूटी ईंट उठाई और पट्टी हटाई। कुछ नहीं, बस एक गहरा काला गड्ढा, इतना गहरा कि लगता था रोशनी को भी निगल रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई छींटा नहीं, कोई गूंज नहीं। बंटी, मैंने फुसफुसाकर कहा। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी, थकी हुई। सर, मैं जम गया। बंटी, मैं झुक गया। फिर वही आवाज, लेकिन मेरी ही आवाज में, सर, सर, ये जगह गलत है। मैं पीछे हट गया। वो आवाज बंटी की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि वही शब्द दोहरा रही थी जो उसने ढाबे की मेज पर कहे थे। ईंट और मशाल वहीं गिरा दी, पीछे मुड़ा। कुएं में कुछ हिला, तरल साया सा। अब और नहीं देख सकता था। मैं दौड़ पड़ा, रसोई के पीछे से होते हुए ढाबे के मुख्य हिस्से में लौटा। बूढ़ा गायब था, चारपाई खाली, लालटेन बुझ चुकी थी। बस हमारा ट्रक वहीं खड़ा था, धुंध में जैसे कोई सोता हुआ जानवर। बंटी, मैंने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई निशान नहीं, बस डर। मैं ट्रक की ओर दौड़ा, दरवाजा झटके से खोला और अंदर चढ़ गया। उम्मीद थी कि शायद बंटी वहीं आकर बैठ गया हो। खाली, लेकिन केबिन बर्फ की तरह ठंडा था। अगस्त का महीना, और मेरी सांसें भाप बनकर बाहर आ रही थीं। मैंने चाबी लगाई, घुमाई, कुछ नहीं हुआ। इंजन एकदम मरा पड़ा था। डैशबोर्ड की लाइट्स एक बार टिमटिमाई, फिर सब काला। तभी कुछ अजीब हुआ। रेडियो, जो सालों से खराब था, कड़कड़ाया। धीमी सड़ी गली सी आवाज उसमें से निकली, जोगा सिंह, बेटा गुलाब सिंह दा खून वापस आ गया। मैं जम गया। मेरा नाम और गुलाब सिंह, वही नाम जो उस ढाबे के बोर्ड पर था, वही बूढ़ा आदमी। लेकिन रेडियो को कैसे पता चला? मैंने फिर से इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं। तभी पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई बरसात से भीग कर वहां बैठा हो। और डैशबोर्ड की धूल पर किसी उंगली से लिखे गए 3 शब्द, खून की ईडी माफ। खून कब माफ? मैंने धीरे से मुड़कर देखा। बंटी खड़ा था, ट्रक के बाहर, एकदम सफेद, बिना किसी भाव के, भीगा हुआ, सिर से पांव तक। लेकिन उसकी आंखें उसकी नहीं थी, पूरी तरह काली। सांस लेना मुश्किल हो गया। बंटी और जो कुछ भी उसकी शक्ल में था, ट्रक के सामने खड़ा रहा,
हिलता तक नहीं। बारिश उसके कपड़ों को छू भी नहीं रही थी। उसकी कमीज ऐसे टेढ़ी लटकी थी जैसे किसी नदी से खींच कर निकाली गई हो। उसका मुंह बंद था, लेकिन एक आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, पीछे मत देखना। पर वो आवाज उसके मुंह से नहीं आई थी, वो हर तरफ से आई थी, ट्रक के अंदर से, बाहर के कोहरे से और मेरी पीठ के पीछे से भी। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से गियर लीवर पकड़ा और एक बार फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं। रेडियो फिर जिंदा हुआ। इस बार एक औरत की आवाज, धीमी, थकी हुई, लेकिन साफ। वक्त आ गया है, जोगा। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। क्या चाहते हो तुम लोग? बाहर बंटी ने सिर को अजीब ढंग से मोड़ा, जैसे गर्दन की हड्डियां ढीली पड़ गई हों। फिर उसने हाथ उठाया और ढाबे की ओर इशारा किया, फिर मुस्कुराया। पर वो बंटी की मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान कान से कान तक फटी हुई थी, जैसे चेहरा चीर दिया गया हो। मैंने झटके से दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। जमीन कीचड़ भरी थी और टक्कर से मेरे घुटने थोड़े लड़खड़ा गए। बंटी, मैंने चिल्लाया, तेरे साथ क्या किया इन लोगों ने? कोई जवाब नहीं। वो मुड़ा और ढाबे की ओर चल पड़ा। उसके पैर ऐसे घसीटते जा रहे थे जैसे उसे चलना आया ही ना हो। मैंने उसका पीछा किया। अब कोई और रास्ता नहीं था। कोहरा जैसे उसे पहचानने लगा था। वो उसके चारों ओर से हटता जा रहा था। मैंने ढाबे की दीवार पकड़कर खुद को अंदर खींचा। अब वो जगह और भी अंधेरी थी, लालटेन बुझी हुई, आसमान पर चांद नहीं था। और फिर मैंने देखा, आईना काउंटर के पीछे लगा था, किनारे से टूटा हुआ लकड़ी की फ्रेम दीमकों से खाई हुई। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। बंटी उसके सामने खड़ा था, अपनी ही परछाई को देखते हुए। मैं उसके पीछे खड़ा था, लेकिन आईने में सिर्फ मैं था, न बंटी न उसकी परछाई। कोई हरकत नहीं सिवाय मेरी। मैंने फुसफुसाकर कहा, बंटी। उसने धीरे से सिर घुमाया। अब उसकी आंखें काली नहीं थीं, वो बिल्कुल खाली थी। गड्ढे, अंधेरा। मैं पीछे हटा, लगभग गिर पड़ा। वो आगे बढ़ा और पीछे लगे आईने की तस्वीर बदल गई। अब उसमें मेरा अक्स नहीं था, बल्कि गुलाब सिंह का जवान रूप दिखाई दे रहा था। उसके पास एक औरत थी, लाल शादी के जोड़े में, सिंदूर फैला हुआ, चेहरा खौफ से सना। आईने में गुलाब सिंह उस औरत को खींचता जा रहा था, ढाबे के पीछे की ओर, उस कुएं की तरफ। वो चिल्ला रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर तस्वीर बदली। 3 बच्चे चारपाई के पास बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयां जैसे जलती हुई लपटें। एक एक करके वे बच्चे आईने के कोने में चले गए और गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? मैंने फुसफुसाया। तभी आईने में फिर मेरा चेहरा उभरा, लेकिन जवान, और मेरे पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, रोती हुई, और मेरे हाथों पर उसका खून था। नहीं, मैंने कांपते हुए कहा, यह सच नहीं है, यह कोई धोखा है। आईना मुस्कुराया और कुछ कहा जिसे मैंने सुना नहीं लेकिन महसूस किया। एक याद, एक बचपन जो मैं भूल चुका था। कैथल के पास की पुरानी सड़क। पिताजी ने एक ढाबे पर रुकने से मना किया था। उस जगह का रिश्ता हमारे पुरखों से है, वहां कभी मत रुकना, जोगा। मैं हंसा था, पर अब सब जोड़ मिल गए थे। गुलाब सिंह, वो शापित ढाबा, खून का रिश्ता। ये सिर्फ भूतिया जगह नहीं थी, ये हमारी थी। मैं आईने से पीछे हट गया, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। हाथ पसीने से भीगे हुए थे। आईने की तस्वीर अब गायब थी, लेकिन उसका असर मेरी रूह में चिपक गया था। वो औरत का चेहरा, वो आंखें, वो खून। पर वो खून मेरा नहीं था, वो मैं नहीं था, सच में नहीं। वो था गुलाब सिंह, मेरे पिताजी का चाचा, वो नाम जिसे हमारे परिवार में कोई नहीं लेता था। बंटी, मैंने कहा, पता नहीं उससे कहा या उसके अंदर बैठे उस चीज से। ये सब क्या है? क्यों दिखा रहे हो मुझे ये सब? वो मुड़ा और अब की बार उसकी आवाज लौटी। पर यह सिर्फ बंटी की नहीं थी। 2 आवाजें एक साथ, एक उसकी, दूसरी गहरी, बूढ़ी, भूखी। तुझे कभी सड़क छोड़नी नहीं थी जोगा। तेरे बाप को सब पता था, तभी तो उसने चेतावनी दी थी। लेकिन खून अपना रास्ता याद रखता है। ढाबे के कोने की लालटेन अपने आप जल उठी। एक झोंका आया, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। और फिर वो आवाज रेडियो वाली औरत की फिर गूंजी, कमजोर, टूटी हुई, गहराई से निकली हुई चीख जैसी। मुझे उन्होंने जिंदा गाड़ दिया था, जिंदा दफन।
आईने वाली औरत, गुलाब सिंह की पत्नी। अब समझ आया, वो ढाबा सिर्फ भूतिया नहीं था, वो एक कब्र था, एक पाप का स्मारक। एक औरत जिसे चुप करा दिया गया, बच्चे जो गायब हो गए, एक आदमी जो लाशों के ऊपर खाना परोसता रहा। ये सब क्यों? मैंने जोर से पूछा। क्यों मैं? क्यों अब? बंटी या जो भी उसके भीतर था धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। क्योंकि यह श्राप तभी टूटेगा जब खून की आखिरी कड़ी लौटेगी और आग को खाना देगा। अचानक रसोई में आग भड़क उठी, बिना धुएं के, बिना आवाज के। सुनहरी, अजीब, अलौकिक आग। वो जलती नहीं थी, वो दिखाती थी। फर्श के नीचे पुरानी हड्डियां, जले हुए खिलौने, एक छुरी, अब भी लाल। दशकों बाद फिर आई आवाजें, चीखें, रुदन, हंसी, घिनौनी, टूटी हुई, बच्चों जैसी, मानो अतीत जागने लगा हो। बंटी घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें उलट गईं, और जब उसने फिर ऊपर देखा तो अब आवाज सिर्फ उसकी थी। सर, सर, बचाइए मुझे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसके कांपते कंधों को थामा। कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूं, संभाल अपने आप को बेटा। उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली, बहुत जोर से। वो मुझे खींच रहे हैं सर, अंदर से। वो रात को आते हैं, वो अंदर से सुनते हैं। उसका चेहरा फिर मरोड़ खा गया, ऐसे जैसे उसके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो चीख पड़ा, उसकी नाक से खून बह निकला, और फिर सन्नाटा। वो मेरी बाहों में लुढ़क गया, आग बुझ गई, आईना बीच से साफ टूट गया। ढाबा अचानक खाली लगने लगा, ना सुकून, ना राहत, बस इंतजार करता हुआ। मैंने बंटी की तरफ देखा, उसका सीना धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। वो जिंदा था, लेकिन बस किसी तरह। मुझे निकलना था, चाहे ट्रक स्टार्ट हो या ना हो, चाहे उसे कंधों पर उठाकर अगली बस्ती तक जाना पड़े। मैं खड़ा हुआ, उस अभिशप्त आईने की ओर एक आखिरी नजर डाली और फुसफुसाया, मैं अपने पुरखों जैसा नहीं हूं, इस खून को फिर नहीं बहने दूंगा। फिर बंटी को घसीटते हुए बाहर ले गया, कोहरे की ओर, उस नर्क की ओर जो हमारे इंतजार में था। मैंने बंटी का लुंज पुंज हाथ अपने कंधे पर डाला और उसे आधा घसीटते, आधा उठाते हुए उस शापित ढाबे से बाहर निकला। बाहर कोहरा और भी घना हो गया था, जैसे किसी ने गीले रुई से दुनिया को ढक दिया हो। चांद पूरी तरह गायब था, हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उंगलियां मेरी पीठ पर रेंग रही हों। ट्रक सामने खड़ा था, बस कुछ ही दूर। मैंने दांत भींचे और बंटी को सहारा देते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसका शरीर ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। मैंने झटके से पैसेंजर का दरवाजा खोला और उसे अंदर धकेल दिया। उसका सिर खिड़की से टकराया और गुड़िया की तरह लटक गया। मैं भी कूदकर अंदर आया और चाबी घुमा दी। कुछ नहीं, डैशबोर्ड एकदम मरा हुआ, एक हल्की सी भी रोशनी नहीं। मैंने फिर कोशिश की और फिर से कुछ भी नहीं। तभी रेडियो में आवाज आई। मैंने झटपट हाथ बढ़ाया, इरादा था उसे तोड़ देने का, पर इस बार कोई आवाज नहीं आई। बस एक धुन, एक औरत की हमिंग, धीमी, मुलायम, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। सीने में कसाव सा महसूस हुआ। वो धुन मैं जानता था, मेरी दादी गाया करती थी वो, जब मैं बच्चा था। एक पुराना पंजाबी लोकगीत। 30 साल हो गए उसे सुने। मैं सामने झुका, हाथ कांप रहे थे, और तभी मैंने देखा सामने की सड़क गायब थी। मैं ट्रक से उतरा और टकटकी लगाए देखने लगा। जहां कभी संकरा रास्ता जंगल के बीच से निकलता था, अब वहां सिर्फ खुला मैदान था, भीगा हुआ, चमकता हुआ। न टायर के निशान, न कंकड़, न मिट्टी की लकीर, जैसे कभी कोई सड़क थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने बुदबुदाया। मैं धीरे धीरे घूमा और दिल की धड़कन थम गई। ढाबा गायब था, उसकी जगह एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, विलक्षण विशालता लिए हुए। उसकी जड़ें टूटी ईंटों में लिपटी हुई थीं। ना लालटेन, न चूल्हा, न समय का कोई निशान। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस जगह में कदम रखा हो जहां इतिहास ने खुद को मोड़कर सब मिटा दिया हो, जो उसे नहीं चाहिए था। मैं लड़खड़ाते हुए ट्रक की ओर भागा, जहां जमीन अब कीचड़ में बदल चुकी थी, जो 5 मिनट पहले नहीं था। अंदर बंटी हिला, कुछ बड़बड़ाया। मैं झुककर उसके पास गया। उसकी आवाज फटी हुई थी, मुश्किल से सुनाई दी। सर, वो अंदर आ गया है। मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई। कौन बंटी? कौन अंदर आ गया? उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन अब वो आंखें बंटी की नहीं थीं। वो लाल थीं, नहीं, चमकती हुई नहीं,
ना ही खून से भरी हुई, बस अस्वाभाविक रूप से लाल, जैसे कच्चे मांस का रंग। वो मुस्कुराया और फिर अंदर से एक आवाज निकली, पर वो बंटी की आवाज नहीं थी। तू भागने की कोशिश करता रहा जोगा, पर सड़क कभी खत्म नहीं होती। मैं पीछे हटा, दिल की धड़कन बेकाबू, दिमाग तूफानी। अब फैसला लेना था, भाग जाऊं और ट्रक छोड़ दूं, रुक कर उस चीज से लड़ूं जिसे मैं समझ भी नहीं पा रहा था, या फिर और गहराई में उतरूं, पता लगाऊं कि इस शराब से मेरा रिश्ता क्या है। क्योंकि एक बात अब साफ थी, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ जब तक मैं उस सच्चाई का सामना न कर लूं जो गुलाब सिंह ने जिंदा दफना दी थी, और जब तक मैं वापस न लौटूं उस असली ढाबे पर जो वर्षों पहले जलकर खाक हो गया था। मुझे याद नहीं मैं ट्रक से उतरा कब, बस इतना याद है मैं दौड़ पड़ा था। बंटी या जो कुछ भी अब उसकी देह में था को वहीं छोड़कर पैसेंजर सीट पर ढंसा हुआ, पुरानी धूल भरी जबानों में शराब बड़बड़ाता हुआ। मेरे पांव खुद मुझे कोहरे के पार ले चले, जहां जंगल की सीमा खत्म होती थी और सन्नाटा शुरू। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक सांस नहीं रुक गई, जब तक घुटनों ने जवाब नहीं दे दिया, जब तक मैं एक झुके हुए पीपल के पेड़ के नीचे की दरकी जमीन पर गिर नहीं पड़ा। जब कोहरा थोड़ा छंटा तो मैं समझ गया कि कुछ तो अजीब था। मैं एक गांव में पहुंच चुका था, या कहें जो कभी गांव हुआ करता था, अब सिर्फ उसका भूत बचा था। झुकी हुई झोपड़ियां एक दूसरे पर टिकी थी, जैसे मरते हुए लोग सहारा दे रहे हों। आधे धन से पत्थर वहां घरों की जगह को चिह्नित कर रहे थे। एक कमजोर सी गाय बारिश से भीगी दीवार को छाट रही थी, बाकी सब हड्डियां थीं और सड़ांध। एक झंखाया बोर्ड मेरे पैर के पास कीचड़ में गिरा पड़ा था, रखवाला, जनसंख्या 217, स्थापना 1947। लेकिन किसी ने उस पर कुछ खरोंच दिया था, सिर्फ एक शब्द, मिटा। मैंने चारों तरफ देखा, कोई आदमी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टपकती हुई बूंदों की आवाज, धीमी, लगातार, जैसे ऊंचाई से पानी टपक रहा हो। फिर मैंने उसे देखा, एक बूढ़ी औरत एक जर्जर मकान की चौखट पर बैठी हुई, कीड़े खाए शॉल में लिपटी, आंखें धुंधली, लेकिन देखने का अंदाज ऐसा जैसे सालों से मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैं उसकी ओर बढ़ा, शक के साथ कि यह हकीकत है या फिर कोई और वहम, पर उससे पहले ही वो बोल उठी, तू आ गया जोगा सिंह। मेरे खून में बर्फ दौड़ गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराई, काले मसूड़े, मुश्किल से कुछ दांत बचे थे, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूं जो वापस नहीं आते, पर तू आया है वापस। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये जगह क्या है? उसने पीठ के पीछे से एक गठरी निकाली, काले कपड़े में लिपटी हुई, और मेरे हाथों में रख दी। ये जगह गुलाब सिंह ने जलाई थी। वो ढाबा एक ही रात में जलकर राख हो गया था, और उसके साथ पूरा गांव भी। मैंने गठरी को धीरे धीरे खोला। अंदर एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा था, काला, झुलसा हुआ, लेकिन अभी भी साबुत। उस पर वही शब्द उकेरे थे जो मैंने अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर देखे थे। खून कब माफ, वो मेरी आंखों में देख रही थी। तेरा बाप भी वहां था उस रात, सब देख के भाग गया था। तभी से उस पर भी बोझ था, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। मेरा पिता, उसने आग देखी थी? उसने सिर हिलाया। वो गुलाब सिंह का भतीजा था। तुम सब एक ही नस्ल के हो, पर जिसने श्राप दिया था उसकी आत्मा आज भी वहीं बंद है। मैं फुसफुसाया। वो लाल साड़ी वाली औरत, उसकी धुंधली आंखों में एक झलक आई। हाँ, उसने अपने पति से मौत नहीं मांगी थी, उसने सच दिखाया था, और उसी की सजा मिली, जिंदा जमीन में गाड़ दी गई। अब वो हर उस खून को बुलाती है जो गुलाब सिंह की नस्ल का है। मेरा सिर घूमने लगा, सीने में अजीब सा अपराध बोध भर गया जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। जैसे कोई विरासत में मिला पाप, एक ऐसा श्राप जो एक स्टीयरिंग व्हील से दूसरे तक पहुंचा था। मैं खड़ा हो गया। मैं इसे रोकूं तो कैसे? बूढ़ी औरत हंसी, एक दमदार खुरदुरी हंसी, जैसे किसी पत्थर से आवाज फूट रही हो। तू रोक नहीं सकता, पर दे सकता है एक बदला, एक बलि। बलि? मैंने दोहराया। मतलब बलिदान। उसने फिर सिर हिलाया। या तो गुलाब के खून का आखिरी कतरा, या वो जो अभी उसे ढो रहा है। मैंने नीचे देखा, काले कपड़े की वो गठरी मेरे हाथों में थी, और अब वो खून से भीग रही थी। गाढ़ा, काला, गर्म। मेरे हाथ कांपने लगे, और तभी कहीं दूर से एक हॉर्न की आवाज आई। मेरा ट्रक, वो आ रहा था,
लेकिन मैं उसे चला नहीं रहा था। हॉर्न की आवाज सन्नाटे को चीरती चली आई, जैसे कोई चीख हो। वो सामान्य हॉर्न नहीं था, खींचा हुआ, टेढ़ा मुड़ा, जैसे कोई बहुत देर से उसे दबाए हो या फिर कुछ उस पर बैठा हो। मैं आवाज की ओर मुड़ा। बूढ़ी औरत अब भी मुझे वैसे ही देख रही थी, जैसे मैं एक मरा हुआ आदमी हूं। गांव के टूटे रास्ते के अंतिम छोर पर मेरे ट्रक की परछाई दिखी। हेडलाइट्स जल रही थी, इंजन गुर्राते हुए दौड़ रहा था, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। फिर भी वो ट्रक चल रहा था, जैसे उसमें कोई जान हो, जैसे किसी मकसद से आ रहा हो मेरे लिए। मैं पीछे हटा, दिल पसलियां तोड़कर धड़क रहा था। ये सब हो क्या रहा है? बूढ़ी औरत टस से मस नहीं हुई। उसने जिस्म छोड़ दिया है, अब वो लोहे में घुस गया है। क्या? तुम्हारा बंटी अब तुम्हारी सीट पर नहीं है, अब वो तुम्हारा ट्रक चला रहा है। ये नामुमकिन था, लेकिन एक डरावना सच भी। बंटी की लाल आंखें, रेडियो की आवाज, उसके गले से निकली फुसफुसाहट, और अब ट्रक का जिंदा हो जाना। वो रुकेगा नहीं, बूढ़ी औरत बोली, जब तक तू अपने बाप का पाप ना सुधारे। मैं भागा, लेकिन ट्रक बहुत पास था। मैंने खुद को एक तरफ फेंका, सिर्फ इंचों से बचा। वो ट्रक गड़गड़ाता हुआ गुजरा। टायर फटी हुई जमीन पर पंजों जैसे रगड़ते रहे। हॉर्न अब भी जारी था, लगातार, जैसे वो कुछ ऐलान कर रहा हो। मेरा समय, मेरा कर्ज, मेरा खून। मैं जमीन पर गिरा। गठरी अब भी मेरी बाहों में थी। खून बहना बंद नहीं हुआ था। मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ दो जर्जर घरों के बीच एक संकरी गली में घुस गया। ट्रक वहीं रुक गया। हेडलाइट्स अब खंडहरों को खंगाल रही थी। इंजन धीरे धीरे गुर्राने लगा, जैसे किसी शिकारी की सांस, जैसे वो मेरी गंध सूंघ रहा हो। मैं एक टूटी दीवार के पीछे दुबका। औरत की बात मेरे कानों में गूंज रही थी, या तो गुलाब के खून का आखिरी कतरा, या जो अभी उसे ढो रहा है, मैं या बंटी। लेकिन बंटी तो अब गया, अब सिर्फ मैं बचा हूं। अचानक ट्रक ने फिर इंजन उठाया और उल्टी दिशा में दौड़ गया, गांव के पार जंगल की ओर। गायब, फिलहाल के लिए। मैं धीरे धीरे उठा। पसलियों में दर्द था, लेकिन आत्मा का बोझ उसे कहीं ज्यादा भारी। तभी मेरी नजर पड़ी। दीवार पर उकेरा गया था एक वाक्य, किसी चाकू या नाखून से खुरचा गया, गुरमुखी में, धुंधला मगर साफ। गुलाब के खून को सिर्फ राख रोक सकती है। मैं उसे घूरता रहा, फिर अपनी बाहों में पड़ी गठरी की ओर देखा। काला कपड़ा, जली हुई लकड़ी और बहता हुआ खून। ये कोई श्रापित चीज नहीं थी, ये एक चाबी थी, उस असली ढाबे की राख, उस आग की बची पहचान, उस आत्मा की आखिरी पुकार। अब मुझे उसे फिर से जलाना था, लेकिन इस बार केवल लकड़ी और मिट्टी का तेल नहीं, इस बार जलनी थी सच की लौ, स्मृति की चिंगारी, प्रायश्चित की आग, और शायद एक आखिरी बलि। मैंने उस रात एक पल के लिए भी आंखें नहीं मूंदी। पूरी रात उस उजड़े गांव के खंडहरों में दुबका रहा, क्षितिज पर उगती रोशनी को देखता रहा, जबकि मेरे हाथों में अब भी वो काला कपड़ा था, जिसमें लिपटी हुई जलती लकड़ी अब भी खून से भीग रही थी। ट्रक नहीं लौटा, लेकिन मुझे पता था वो गया नहीं है, वो भी इंतजार कर रहा है, जैसे मैं। सुबह होते ही मैंने फैसला किया, मैं लौटूंगा वहीं जहां ये सब शुरू हुआ था। वो ढाबा नहीं जो धुंध में गायब हो गया, बल्कि वो असली ढाबा, जिसका नाम मेरे पिता ने कभी जुबान पर नहीं लाया, जिसे 1963 में आग ने निगल लिया था, और जिसके साथ रखवाला गांव भी राख बन गया था। अगर श्राप वहीं पनपा था, तो शायद उद्धार भी वहीं छुपा है। मैं टूटे पगडंडियों पर दक्षिण की ओर निकल पड़ा, एक ऐसी दिशा में जहां अब कोई सड़क नहीं जाती, न जीपीएस, न माइलस्टोन, सिर्फ मेरी यादें, और कुछ गहरा खून में धड़कता मुझे रास्ता दिखा रहा था। धुंध छोंट चुकी थी, पर मन से नहीं। 3 घंटे की घनी पगडंडियों की थकान के बाद वो जगह सामने आई, एक पत्थरों का जला हुआ चबूतरा, चारों ओर जली हुई जमीन, झाड़ियों में छुपा, जैसे दुनिया ने उसे भुला दिया हो। पर मैं जानता था यही था वो स्थान, गुलाब सिंह का असली ढाबा, 1963 में जल चुका, जिससे मेरा बाप भाग आया था और फिर कभी लौट कर नहीं गया। मैं खड़ा रहा, उन राखों को घूरता रहा जो 60 साल बाद भी बुझी नहीं थी। तभी मैंने उसे देखा, लाल साड़ी वाली औरत। इस बार ना कोई सपना, ना कोई परछाई, वो थी वहीं खड़ी जहां कभी रसोई हुआ करती थी। साड़ी फटी हुई, चेहरा झुलसा हुआ,
आंखें खोखली, पर इस बार जागती हुई। उसने मुझे देखा और पहली बार वो गुस्से में नहीं थी, वो बस थकी हुई लग रही थी। उसके होंठ हिले, कोई आवाज नहीं निकली, पर मैं समझ गया। मुझे मुक्त करो। मेरे पैर खुद ब खुद चले। मैं चबूतरे के बीचों बीच जा बैठा और उस काले कपड़े को खोला। अंदर की लकड़ी अब भारी हो चुकी थी, गर्म, जैसे जिंदा हो, और अब भी खून बह रहा था। मैंने उसे जमीन पर रखा, जेब से माचिस निकाली, पर हाथ रुक गया। सिर्फ आग से कुछ नहीं होगा, यहां सच भी जरूरी है। इसलिए मैंने बोलना शुरू किया, जोर से, खुले आसमान में, उन आत्माओं के सामने जो सुन रही थी। मेरा नाम जोगा सिंह है। मैं गुलाब सिंह का भतीजा हूं, उसी आदमी का जिसने इस जगह को बनाया था, और उसी आदमी का जिसने तुम्हें मारा। हवा चल पड़ी, पर मैं नहीं रुका। मैं एक ऐसे खून में पैदा हुआ जिसने कभी अपने पाप की कीमत नहीं चुकाई, लेकिन आज मैंने वो सब देखा है जो उसने छुपा रखा था, और अब मैं भागूंगा नहीं। मैंने माचिस जलाई, जलती तीलियों को लकड़ी के पास लाया। अगर मेरा खून यहीं खत्म होना है तो हो, पर मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आग लकड़ी को छुई, वो जलने नहीं लगी, वो फट पड़ी, चुपचाप, बिना आवाज। आग की एक दीवार उठी चबूतरे के चारों ओर। मुझे छुआ नहीं, बस मुझे घेर लिया, जैसे कोई परिक्रमा कर रहा हो। वो आग नाच रही थी, भयंकर, जैसे जमीन से आत्माएं उठ रही हों। मैंने चेहरों को देखा उस लपटों में, बच्चे, औरतें और गुलाब सिंह खुद, चीखते हुए जैसे दोबारा जल रहे हों। और फिर उस आग के पार मुझे दिखा मेरा ट्रक। पेड़ों के बीच से ट्रक खुद चलाता हुआ आया, क्लियरिंग को चीरते हुए, सीधा मेरी तरफ। उसके हेडलाइट्स जल रहे थे जैसे किसी राक्षस की आंखें। मैं हिला तक नहीं, आग ने उसे अंदर नहीं आने दिया। जैसे ही ट्रक उस अदृश्य आग के घेरे से टकराया, वो वहीं रुक गया। इंजन गरजा, हॉर्न चीखा, और फिर विंडशील्ड अंदर से फटने लगा, जैसे कोई उस भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पर ट्रक अंदर नहीं घुस सका। वो लाल साड़ी वाली औरत सामने आई। उसने अपने जले हुए हाथ उस ट्रक के बोनट पर रख दिए। चारों तरफ फुसफुसाहटें भर गईं, और उसी पल इंजन बंद हो गया। ट्रक जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई घायल जानवर आखिरी सांस ले रहा हो। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और रो पड़ा। वो आग कई घंटों तक जलती रही। जब बुझी तो वहां सिर्फ राख बची थी, ना ट्रक, ना औरत, ना खून, सिर्फ शांति। मैं वहां कितनी देर तक पड़ा रहा याद नहीं, शायद 1 घंटा या पूरा दिन। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। जब से आईने में पहली फुसफुसाहट सुनी थी और आग में आखिरी चीख देखी थी, तब से सब कुछ धुंधला हो चुका था। अब बस खामोशी थी, पर वो डरावनी खामोशी नहीं जो जंगल में गूंजती थी। ये कुछ और थी, ठहरी हुई, नरम, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा। मैं धीरे धीरे उठा। जिस्म टूट चुका था, जैसे हड्डियां जंग खा चुकी हों। मांसपेशियां डर और अपराध बोध से खाली हो चुकी थीं। पर मैं जिंदा था, और उससे भी ज्यादा मैं हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कुछ छूट गया हो। वो श्राप, वो खून, वो बोझ। मैं राख पर चलकर फिर से उस गांव की तरफ लौटा। अब मेरी मुट्ठी में सिर्फ राख थी। काला कपड़ा जल चुका था, जल चुकी लकड़ी भी अब मिट्टी हो चुकी थी। सिर्फ मैं था, और मेरे सीने में एक अजीब सी शांति। जब मैं दोबारा राख वाला गांव पहुंचा, वो बुजुर्ग औरत वहीं बैठी थी, उसी जगह, उसी तरह, मगर उसकी आंखें अब साफ थीं, जैसे बरसों पुराना बादल हट गया हो। उसने मेरी तरफ देखा, धीरे से सिर हिलाया। तूने कर दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उसके पास बैठ गया। क्या सब खत्म हो गया? वो चुप रही, फिर बोली, तेरे लिए हाँ। मैंने पहली बार खुलकर सांस ली। और बंटी? मैंने पूछा। वो फिर चुप। मेरा दिल बैठने लगा। वो तो बच्चा था, उसका कोई दोष नहीं था। उसने सिर मोड़ा। वो लौट आया है, उसने कहा। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और देखा एक परछाई टूटी हुई पगडंडी से हमारी तरफ आ रही थी। बंटी, धूल धूसरित, थका हुआ, कमजोर, मगर जिंदा और अकेला। उसके पीछे कोई कोहरा नहीं था, ना कोई साया। वो मेरी ओर देख रहा था, हैरान, डरा हुआ, मगर इंसान। मैं दौड़ा, उसे गले से लगा लिया। सर, क्या हुआ था? उसने कांपती आवाज में पूछा। मेरी आंखें भीग गईं। मैं मुस्कुराया। अब बस घर चलते हैं बंटी। महीनों बाद मैं फिर से रोड पर लौट आया। बंटी भी लौटा, मगर अब वो चुपचाप बैठता था, खिड़की के बाहर देखता।
रेडियो पर गानों के बीच जो सन्नाटा होता है उसे सुनता। हम ज्यादा बात नहीं करते थे, कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती। एक रात हम राजस्थान की एक जानी पहचानी सड़क से गुजर रहे थे। पेड़ फिर से झुके हुए लगे, हवा ठंडी होने लगी। मैंने ट्रक धीमा किया और फिर हमने उसे देखा, एक झिलमिलाता हुआ साइन बोर्ड, गुलाब सिंह दा ढाबा सिंस 1952। बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वही जहां अब कुछ नहीं होना चाहिए था। मगर इस बार मैं नहीं रुका। मैंने बस धीरे से कहा, इस बार नहीं पिताजी, और अपना हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से रखा। बंटी ने खिड़की के बाहर देखा। सर, क्या वो अब भी यहीं है? मैंने सिर हिलाया। रास्ता याद रखता है। और हम आगे बढ़ गए। कोहरा अब हमारे पीछे नहीं आया, मगर मुझे मालूम था वो कभी भी वापस आ सकता है, क्योंकि कुछ श्राप खत्म नहीं होते। वो इंतजार करते हैं, देखते हैं, और कभी कभी वो आपके ही घर के चेहरे पहन लेते हैं, बस इतने वक्त के लिए कि अगला कोई एक प्याली चाय के लिए रुक जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं।